कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और अब आज वाला वीडियो चैप्टर 2 का ही पार्ट था, मतलब कि पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत बढ़िया सी चीज़ है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पहले से पढ़ रखी हो या नहीं भी पढ़ी होगी तो भी मज़ा तो आएगा। आपने पहले डिवीजन करना तो मुझे लगता है लगभग सभी लोगों को आता होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको डिवीजन करना ही ना आता हो। ये नहीं भी आता होगा तो सिखाएंगे भाई, अपन सिखाएंगे। देखो, जैसे बचपन में हम डिवीजन करते थे, हालांकि पिछले 3-4 पेजेस में इन्होंने जो कहानी लिखी थी मैं उसी कहानी को समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे सपोज करो कि मुझे 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे एक नंबर है से 15 को डिवाइड करना है। तो 2 से जब आप डिवाइड करते हो 15 को तो हम क्या बोलते हैं, 2 7 जा 14 और यहाँ पे आ जाता है 1। तो ये चीज़ करनी सबने सीखी है। तो अब इसमें क्या है, हिंदी में लिखोगे तो 2 7 14 और फिर ये एक हमने घटा दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। इंग्लिश में बोलोगे तो 2 7 14 और ये आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखे ना, नंबर लिखे, इनको ज़रा ध्यान से देखो, इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो और मैं इंग्लिश में ही बताने वाला हूँ आपको। आपने अगर हिंदी में पढ़े होंगे ना, वो भजनफल, भाज्य, ठीक है, तो वो सब कुछ जो है वो आप इंग्लिश में एक बार सीख लेना, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देखो अपना टारगेट है IMUCT वाला, तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। इसको सौभाग्य मानो या दुर्भाग्य, लेकिन यही यूज़ हो रहा है, तो आपको ये सीख लेना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन क्या क्या है। तो जो 2 है, ये जिससे आप डिवाइड कर, मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं 2 हो जाता है डिवाइजर। 2 हो जाता है डिवाइजर। 15 को डिवाइड किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका डिविडेंड। अब आपने क्या देखा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 के पास वाला नंबर आ जाए, तो ये 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 7 जा 14। तो ये जो 7 यहाँ पे आया है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कोशेंट, QUOTIENT कोशेंट। और लास्ट में जो ये नंबर बच गया, जो कि लास्ट में बचा, जिसको हिंदी में शेष बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बचा हुआ है आपके पास वो चीज। अगर इसी प्रोसेस को ढंग से देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है, 2 7 14, 2 7 जा 14, यानी कि 2 into 7 करते हैं तब 14 आता है। तो क्या मैं इस 15 को, ध्यान से देखते हो, क्या मैं इस 15 को ऐसा नहीं लिख सकता कि इट इज 2 7 जा 14 प्लस 1। देखो 2 7 जा 14 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तभी तो ये आया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 7 जा 14, ये आ गया 14, प्लस 1 करेंगे तो 15, यानी कि 15 कैन बी रिटन एज 2 into 7 प्लस 1। या अगर जनरल स्टेटमेंट में देखो, इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ये केवल 2 और 15 के लिए नहीं, 327 328 किसी के लिए भी आप बना सकते हो क्या रहा है, डिवाइजर से जब हम डिवाइड करते हैं किसको, डिविडेंड को, तो यहाँ पे एक कोशेंट आता है और यहाँ पे एक रिमाइंडर आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड, ये जो डिविडेंड है ये कैसे आ रहा है, ये 2 यानी कि डिवाइजर। 2 क्या था हमारा, देखो देख रहे हो, 2 क्या था हमारा डिवाइजर, 15 क्या था डिविडेंड, 7 क्या था कोशेंट, 1 क्या था रिमाइंडर। अब यहाँ पे मैं सबके नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबके नाम दे रहा हूँ। 15 को मैंने दे दिया डिविडेंड, 2 क्या था हमारा डिवाइजर। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, QUO, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, रिमाइंडर। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाता है तो आपकी आधी से ज्यादा कहानी तो यही खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये वाला पॉइंट, और यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, इसी पॉइंट को समझाने में टीचर्स लगे रहते हैं। और पिछले जो 2-2.5 पेज इन्होंने बर्बाद किए हैं जिसमें इन्होंने डिवाइड कर करके दिखाया, वो बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिविडेंड को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
अगर ये क्लियर हो जाता है, सिंपल नंबर के फॉर्म में क्लियर हो जाता है, तो फिर हम इसी चीज को देखेंगे किसी पॉलिनोमियल के लिए, अगर ये समझ में आ जाता है। तो अब देखो, जैसे पॉलिनोमियल के लिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल की एग्जांपल दिखाया। तो मैं क्या बोलूँगा कि जैसे सपोज करो कि एक पॉलिनोमियल है x+1 और हम इससे डिवाइड कर रहे हैं x³ + 2x+2 को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात है। आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि भाई यहाँ पे पहला टर्म तो अपने को x³ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है x। हम सबसे पहले सोचेंगे कि यार कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि x³ बन जाए। हाईएस्ट पावर टर्म x³ है, तो हम यही सोचेंगे कि किससे हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे x³ बन जाए। तो आपको तुरंत चमकेगा कि यार x² से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि x² को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x³ और फिर x² को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा +x²। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा -x² और ये वाला 2x+2 अपने पास इधर आ गया। ठीक है, 2x+2 को हम नीचे ले आते हैं। अब फिर से आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे दिख रहा है x, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है -x²। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे भी -x² जैसा टर्म ही बनने लगे। तो तुम्हें देखिएगा कि -x से मल्टीप्लाई करो, तो जब तुम -x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -x² और ये -x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -1। ये इस तरीके की पॉलिनोमियल डिवीजन तुमने पहले भी किए होंगे। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x+2। अब तुम जाओगे आगे वाले टर्म पे, तो आगे वाले टर्म में तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो चलो 3 से करते हैं। तो जब आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 3x+3 और जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया -1। तो हमें क्लियरली क्या दिखाई पड़ा कि हमारा जो डिविडेंड था वो था x³ + 2x+2, ये था डिविडेंड। हमने डिवाइजर क्या रखा x+1। हमारा कोशेंट क्या आया, तो कोशेंट आया x² - x+3 और रिमाइंडर क्या आया, वो आया -1। मैंने ये ऊपर वाले फॉर्मूले में ही, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना रखा था ना, इसी फॉर्मूले में मैंने ये सारी चीजें डाल दी हैं। इस फॉर्मूले में, इसमें ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो जब आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी तो आपको क्या दिखेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट -1। तो सीधी सी चीज ये है, सीधा सा फॉर्मूला वही है जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था। इस तरीके का पॉलिनोमियल डिवीजन जो है ये आपने पहले भी करके देखा ही होगा। 8th क्लास में जनरली होता है, आईएससी बोर्ड में तो होता ही होता है, सीबीएसई में भी 8th क्लास में पॉलिनोमियल डिवीजन करवाया जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि कैसे पॉलिनोमियल डिवीजन किया जाता है। लेकिन अगर हम इसी से रिमाइंडर थ्योरम बनाएं, इसी चीज से हम रिमाइंडर थ्योरम बनाएं, और ध्यान से देखना आपको आराम से समझ में भी आएगा। अगर मैं बोलूं कि कोई पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट मैं अब लिखने वाला हूँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा था, अभी तक मैं एग्जांपल बता रहा था। अब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ अ पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल है px इज डिवाइडेड बाय x minus a, then remainder will be p of a। ये उसका रिमाइंडर होगा। ये स्टेटमेंट है, ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। कैसे आया भाई स्टेटमेंट, तो देखो मैंने क्या बोला कि px क्या है, px अपना डिविडेंड है, इसी को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइजर है अपना x माइनस है। हमने पहले ही देखा था कि डिविडेंड को हम कैसे लिखते हैं, हम डिविडेंड को लिखते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, कोशेंट को मैं शॉर्ट में qx लिख दे रहा हूं, प्लस रिमाइंडर, ये आ गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, डिविडेंड अपना क्या था, p ऑफ x, डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था x माइनस है, कोशेंट क्या था, मैंने उसको लिख दिया q ऑफ x। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में आपको दिख भी रहा है कि ये कोशेंट था, x का ही फंक्शन है, और लास्ट में आ रहा है एक रिमाइंडर। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में ये इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई। अगर मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं x इक्वल टू a, इसी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं x इक्वल टू a, तो यहाँ पे क्या आएगा p ऑफ a, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस a 0,
0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट 0, प्लस क्या बच रहा होगा रिमाइंडर। तो ध्यान से देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है PA, और ये क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है। तो हमने इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम बना लिया। डिराइव कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। और आप देखो एग्जाम्पल में भी चेक कर सकते हो। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो इस एग्जाम्पल में देखो अपने पास पॉलिनोमियल क्या थी, अपने पास पॉलिनोमियल थी x³ + 2x + 2। आपने इसको किससे डिवाइड किया, x + 1 से। तो क्या आप x + 1 को ऐसा नहीं लिख सकते x - -1, क्योंकि मुझे इसको x - a के फॉर्म में लाना है। तो x - a के फॉर्म में अगर मैं लेकर के आना चाहता हूँ तो मैंने इसको x - -1 लिखा। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया, -1 मिल गया। अगर मुझे यहाँ से रिमाइंडर चाहिए सिर्फ, तो मैं बोलूँगा कि p of -1 फाइंड आउट कर लो, क्योंकि रिमाइंडर कैसे मिलता है, p of a से मिलता है। तो p of -1, अब आप यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करके देखो। तो जब -1 का क्यूब करोगे प्लस 2 × -1 करोगे प्लस 3 करोगे तो देखो क्या आने वाला है। तो -1 का क्यूब आ जाएगा -1, अच्छा नॉट 3, यहाँ पे 2 था, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो -1 -2 एंड +2, नॉट 3 एंड +2। तो जब ये कैंसिल आउट करोगे तो -1 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो हमें इतना बड़ा डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमें कभी कभी रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से ही रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इसको याद रख लोगे, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद एक जो एक्सरसाइज है ना, ये देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस। तो आपको क्या करना है, इस केस में x = -1 रखना है, इसके केस में x = ½ रखना है, इसके केस में x = 0 रखना है, इसके केस में x = -π रखना है, और यहाँ पे x = -5/2 रखना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। हर एक केस में आप यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और फिर यहीं से हम एक और थ्योरम भी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। जैसे मैंने इधर रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, वैसे हम एक और थ्योरम बनाते हैं जिसका नाम होता है फैक्टर थ्योरम। तो क्या होती है फैक्टर थ्योरम, जरा फैक्टर थ्योरम को भी समझते हैं, क्योंकि फैक्टर थ्योरम भी ये आगे बहुत यूज करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम में वो ये बोलता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, फॉर अ पॉलिनोमियल px, if pa = 0 then x - a is a factor of px। ये इसी को उल्टा भी बोल सकते हो। तो x - a is a factor of px। क्यों, ऐसा क्यों? तो भाई अभी ये वाला स्टेटमेंट आपने देखा ही था, ये यहां से आपको पता था कि रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है pa। अब अगर pa 0 हो गया तो pa 0 होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 हो गया, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि x - a कैसा हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन करने में इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे जाकर के हम जब फैक्टराइज करना सीखते हैं तो इसका बहुत यूज करते हैं। तो कभी कभी हमें पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, कुछ टर्म सब्स्टिट्यूट करके ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो इसका फैक्टर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, examine whether x + 2 is a factor of this or not। इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं। तो x + 2 की बात करी जा रही है। अगर आप ऐसा करोगे कि x + 2 को मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे कि x + 2 को आप लिखो x - -2, तो यहाँ से आपके पास a का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा -2। और जब आप उसको इस पॉलिनोमियल में रखोगे यानी कि p of -2 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। तो -2 का होल क्यूब करोगे तो इट विल बी -8, 4 × 3 विल बी 12, -10 प्लस 6। तो जरा हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो एडिशन करेंगे तो हमें मिल रहा है 12 + 6 दैट इज 18, और यहाँ पे -8 और -10 करोगे तो -18 जो कि 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो ऑब्वियसली x + 2 जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। तो इस तरीके से हम कई बार ये भी निकालते हैं कि पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे वो ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर x - 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम x + 1 रखेंगे
इस एक्सप्रेशन में जब हम x प्लस 1 रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे 1 रखोगे, x की जगह पर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस के, और मुझे इसको किससे इक्वेट करना है 0 से, क्योंकि हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि अगर वो फैक्टर है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास बन करके आते हैं। अब बहुत बार वो क्या बोलता है, जैसे फैक्टराइजेशन आपने देखा होगा कि इसको फैक्टराइज करो, तो देखो इसको फैक्टराइज करने का तरीका आप सभी लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक बार बता देता हूँ कि 17x + 5 जैसा लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करते थे, हम देखते थे कि भाई ये पहले वाले टर्म में जो कोफिशिएंट और ये जो लास्ट वाला है, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखो। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप बोलोगे कि सर 6 × 5 जो है ये तो 30 आता है। अब मैं बोलूँगा कि जरा 30 के फैक्टर्स बनाओ जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो 17 के इक्वल आ जाए। 13 के ऐसे फैक्टर बनाओ। तो जब आप 13 के फैक्टर्स के बारे में सोचोगे तो आपको 13 के फैक्टर्स में एक फैक्टर मतलब एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें आ रहा होगा 15 × 2, और 15 + 2 क्या बन जाता है 17। तो हम ऐसा करेंगे कि 6x² + 15x + 2x करके बना लेंगे, और फिर इसके बाद हम कॉमन फैक्टर निकालना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो ये 6x, सॉरी यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा 2x + 5, और यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा 2x + 5। फिर इन दोनों में से ये 2x + 5 कॉमन निकलेगा तो फिर आ जाएगा हमारे पास 3x + 1। तो 2x + 5 कॉमन निकला तो ये आ गया 3x + 1। सो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हमें क्या करना होता है कि ये जो पहला वाला टर्म है ये और ये लास्ट वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे यहाँ 30 आ गया। अब 30 के बारे में सोचो कि 30 के हम क्या कौन से ऐसे दो फैक्टर बनाए जिनका कभी कभी एडिशन होता है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमें एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा। जो अब जैसे यहाँ पे 15 और 2 का एडिशन 17 बन गया, तो हमें 13 के दो ऐसे फैक्टर बनाने होंगे जिनका एडिशन या जिनका सब्ट्रैक्शन इसके फॉर्म में आए। अगेन कब एडिशन लेना है कब सब्ट्रैक्शन लेना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसको बोल रहा है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम यही काम करके दिखाओ। तो देखो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है कि वो फैक्टर थ्योरम में हमसे क्या बोल रहा है। जनरली जब ये फैक्टर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम की बात करता है तो ये एक्चुअल में आ जाता है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि हम x के वैल्यू डाल करके वहां पे चेक करें। ठीक है, जैसे अब ये कहाँ पे यूज होगा, ये तो इसने ऐसा बना दिया जैसे वो बोलेगा कि इसके बारे में जरा हिट एंड ट्रायल करके दिखाओ कि हमारे पास y² - 5y + 6 लिखा है। ऑब्वियस सी बात है कि 2 डिग्री का है तो यहाँ पे दो फैक्टर होने चाहिए, एक हो सकता है y - a हो, दूसरा हो सकता है y - b हो। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन करके देखें, ध्यान से देखना, अगर इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन करके देखूंगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा y² - a + by + ab, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो अगर तुम कंपेयर करोगे इन दो चीजों को, किसको, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 था और यहाँ पे क्या है ab, यानी मेरे पास 6 = ab आएगा, और यहाँ पे ये 5 था और यहाँ पे क्या आ रहा है a + b, मतलब इधर -5 और -a + b है। तो अगर हम वो कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि हमें करना क्या है कि हमें मतलब a और b दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 × 1 करके हो सकता है, 3 × 2 करके हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि क्या 6 और 1 यहाँ पे फिट होगा, अगर मैं 6 और 1 करके देखूंगा तो 6 × 1 तो 6 आ जाता है, लेकिन 6 + 1 5 आ रहा है, तो मतलब 6 × 1 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3 और 2 चेक करेंगे। तो जब हम 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि 3 × 2 क्या होता है, 6 आ जाता है, और 3 + 2 5 आ जाता है, यानी हाँ 3 और 2 यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, तुक्केबाजी कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, जो कि कभी कभी काम भी आता है। ऑब्वियसली 2 डिग्री को तो तुम आराम से फैक्टराइज कर लोगे, लेकिन 3 डिग्री जब फैक्टराइज करने होते हैं ना, तब हमें ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, वी शैल नाउ लुक फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ -120, सम ऑफ दीज आर +1 - 1 +2 - 2 +3 - 3 एंड यहाँ तक इतने फैक्टर ट्राई करने के लिए वो बोल रहा है।
लेकिन जनरली में इतने फैक्टर ट्राई नहीं करने होते हैं। जनरली हमारा +1 -1 +2 -2 इनमें से ही काफ़ी कुछ आ जाता है। हमेशा ये वाला टर्म देखा करो और इसके फैक्टर से तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे ही मैं देखूँ, इसी क्वेश्चन के लिए देखूँ, लेकिन इससे होगा क्या, उसको भी समझना कि इससे होगा क्या। ये पूरा का पूरा मेथड, और यहाँ से ही साथ में मैं एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी आपको अलग से बता दूंगा। ये वाला जो मेथड इन्होंने करके दिखाया ना, ये वाला मेथड मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ प्रॉपरली। तो इस जरा मेथड को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ एंड देन आई विल शो यू द सेम मेथड। पर बड़ा मज़ा आने वाला है इसको करने में, ठीक है। और मैं इसके साथ में आपको एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी बताऊंगा जो एक्चुअली 11th-12th में लिमिट्स में बहुत यूज़ होता है। तो मैं वैसे ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है, हम पहले चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं कि उस क्यूबिक का कौन सा फैक्टर है, और फिर हम उसको डिवाइड करके हम पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ा आएगा। मैं क्वेश्चन ज़रा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यही वाला क्वेश्चन था ना, तो लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मैंने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। So now we are going for this page and let me change the template of this page. यहाँ पे मैं मार देता हूँ पेस्ट, इसको फैक्टराइज करना है। ओके, सो आई हैव टू गो, आई एम गोइंग फॉर दिस। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि क्या x = 1 इसके लिए सूटेबल है। मैंने यहाँ पे x = 1 सब्स्टिट्यूट किया। सो जब मैं यहाँ पे x = 1 सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा तो देखो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा। यहाँ पे आएगा 1 -23 + 142 -120। तो आप देखो माइनस माइनस वाले अलग ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाले अलग कर लेंगे। ये प्लस और ये प्लस वाला था तो ये आ गया 143। कौन से थे, ये दोनों प्लस वाले थे, और ये वाले दोनों नेगेटिव वाले थे। इनको ऐड करोगे तो आएगा -143। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 आने का मतलब क्या हो गया कि इसका x-1 जो है, x-1 इसका एक फैक्टर है, फॉर श्योर x-1 इसका फैक्टर है। तो अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा तो इसकी कहानी सुनना क्या होगी, क्योंकि क्यूबिक है, जितनी डिग्री होगी उतनी बार x-1 लिखो। यहाँ पे 3 डिग्री है तो हम 3 बार लिखेंगे, अगर 2 डिग्री होता तो 2 बार, अगर 4 डिग्री होता तो हम 4 बार लिखते हैं, लेकिन 4 टाइम्स लिखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 बार लिख लिया, 3 टाइम्स लिखा। अब देखो तुम क्या करो, तुम ट्राई करो कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में सोचो। तो यहाँ पे क्या है, x³ कैसे बनाया जाए। तो x³ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा। x³ बनाने के लिए मैं वहाँ पे क्या करूँगा, उसमें x² से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब आप यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे देखते जाओ कि क्या क्या आता जा रहा है। हालांकि ये वाला जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो ऐसे केवल समझने के लिए। तो जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x³ - x²। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस में 23x² चाहिए, और यहाँ पे कितना आया, सिर्फ x² आया। तो 23 चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा, -22x करूँगा, ताकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -22x², और फिर -22x² मल्टीप्लाई करोगे तो +22x आ जाएगा। क्या फायदा हुआ कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे -23x² मिलने लगेगा। लेकिन अगला जो टर्म है वो क्या है, 22x आ गया है, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 142 चाहिए, और इधर -120 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे +120 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि जब मैं +120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 120x - 120 आने लगेगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 142 बनाएगा। मतलब यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन अप्लाई किया है। ये 3 बार लिख करके मैंने ये सोचा कि क्या चीज मल्टीप्लाई की जाए जिससे ये पूरा टर्म बन जाए, और जैसे ही पूरा टर्म बन जाता है, बनने लगता है, तो अब देखो इसी एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को अब तुम ध्यान से देखना, क्योंकि वहां पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पूरी कहानी लिख दी है। अगर मुझे 3 टर्म लिखना है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, अगर मैं तीनों में से x-1 कॉमन निकाल लूं तो अब मेरे पास दूसरा क्या आएगा, x² - 22x + 120। अब हमारे पास ये आएगा। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस 2 डिग्री के टर्म को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं।
इस 2 डिग्री के टर्म को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, क्योंकि जब आप 11th में जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना भी हो, लेकिन अगर मुझे अभी इसको फैक्टराइज करना है तो अब मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूँ ये भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 और यहाँ पे दिख रहा है 120। अगर मैं 120 के फैक्टर्स बनाऊं जिनका सम जो है वो 22 के आसपास आ जाए, तो कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भैया 12 और 10 बना दो, 12 और 10 का सम कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो अब जब आप इसको फर्दर फैक्टराइज करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? x माइनस 1, यहाँ बोलोगे x स्क्वायर माइनस 22 को कैसे लिखोगे? 12x माइनस 10x और यहाँ पे 120। अब क्या होगा? अब ये x माइनस 1 यहाँ रहा, इधर x स्क्वायर माइनस 12x में से हम एक x कॉमन निकालेंगे तो आएगा x माइनस 12, और इधर इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस 10 कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा x माइनस 12, और बाद में मैं क्या करूंगा? x माइनस 12, x माइनस 1 को तो मैं टच भी नहीं कर रहा। इन दोनों में से क्या होगा? इधर देखना, इधर से मैंने x माइनस 12 और x माइनस 12 दोनों में से मैंने x माइनस 12 कॉमन निकाल लिया, तो मुझे क्या मिलेगा लास्ट में? x माइनस 10। तो इस तरीके से एक क्यूबिक एक्सप्रेशन के हमने 3 फैक्टर बना लिए। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा काम आया, जैसे हमने वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो था, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल यूज करके देखा, लाइक x इक्वल टू 1 डाल करके देखा। हो सकता है x इक्वल टू 1 से ना है तो -1 ट्राई कर लो, उससे भी ना है तो +2, -2, +3, -3, इतने ट्राई करोगे तो मैक्सिमम में आंसर हमें मिलने लगते हैं। तो हम एक फैक्टर तो इधर से बनाते हैं और फिर ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं, और इस मैनिपुलेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम ये सारी चीजें करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वाली चीज समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी तो आपके पास एक प्रॉपर एक एक्सरसाइज आएगी जो पूरी इस पे ही है, जिसमें आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन ही करने हैं, जिसका 5वां क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 चीजें इसके साथ में हो जाती हैं। अब इसके बाद लास्ट में आता है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो जब आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पे जाओगे तो देखो, इसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में कोई बहुत ज्यादा अच्छे टर्म नहीं इन्होंने यूज किए, नॉर्मल वही पुराने वाले फॉर्मूले ही हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, यही इन्होंने यूज किए हैं। तो जब आप इसमें जाओगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जा सकते हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने देख लिया है। इसमें कुछ आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। 3-4 जो सिंपल आइडेंटिटीज थी उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, जो ये लास्ट वाली आइडेंटिटीज है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे जरूर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। होल क्यूब वाले से, या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस तरीके की आइडेंटिटीज जो होती हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम उन आइडेंटिटीज पे फोकस करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस।